प्रिय भागवत की समस्त छात्रों को स्वागत है। हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र विश्व की प्रमुख व्यवस्थाओं के अंतर्गत अमेरिका का संविधान पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। अमेरिका के अंतर्गत जैसा कि आप लोग वर्तमान में देख रहे होंगे कि वहाँ पर अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं और अब केवल उसकी घोषणा बाकी है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। तो ये आप अच्छी तरह से न्यूज़पेपर में या सूचना न्यूज़ में सुन रहे होंगे, लेकिन आज हम पढ़ते हैं कि इसके चुनाव कैसे होता है। तो सबसे पहली बात आती है कि राष्ट्रपति जो है, क्योंकि यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वह सर्वे सर्वा होता है, यानी वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। योग्यताएं क्या होनी चाहिए एक राष्ट्रपति की? वह जन्मजात अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, 35 साल से उसकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए और अमेरिका में उसका 14 वर्ष का निवासी होना चाहिए। या 14 वर्ष का निवासी का मतलब ये है कि उसके वहाँ पर वो रहना चाहिए, व्यतीत होने चाहिए उसके 14 साल, चाहे वो पहले हो या बाद में हो। ये तो हमने देखा इसकी योग्यताएं। अब आता है कि इसका कार्यकाल कितना हुआ। अनुच्छेद 2 उपधारा 1 में इसका कार्यकाल 4 वर्ष का है। संविधान में पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वहाँ पर परंपरा इस प्रकार की बन गई कि वहाँ 2 वर्ष से अधिक कोई भी राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन अगर कोई लड़ता है, ये शुरुआत हुई थी, प्रथम राष्ट्रपति जो वाशिंगटन थे 2 बार वो जीत गए थे। तीसरी बार जब उनसे अनुरोध किया गया कि वो तीसरी बार भी चुनाव लड़ें तो उन्होंने इनकार कर दिया और तभी से ये परंपरा डेवलप हो गई। और वहाँ पर रूजवेल्ट ने तीसरी बार इसका प्रयास किया, लेकिन वो असफल हो गए। तो इस प्रकार वहाँ परंपरा बन गई कि 2 बार से अधिक कोई भी कार्यकाल जो है उसका तीसरा कार्यकाल नहीं होता। 1951 में 22वें संविधान में संशोधन हुआ और उसमें ये संशोधन कर दिया गया कि एक व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना जा सकता। अब आता है निर्वाचन कैसा होगा राष्ट्रपति का। संविधान निर्माताओं ने प्रत्यक्ष निर्वाचन को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकों के अल्पसंख्यक समूह द्वारा इसका निर्वाचन होना चाहिए। अब इसे निर्वाचक मंडल कौन होगा? निर्वाचक मंडल में है कि व्यवस्थापिका के दोनों सदन, सीनेट और प्रतिनिधि सभा के जितने भी सदस्य हैं बराबर, उनके आधार पर ही उनका चुनाव होता है। इतना निर्वाचक मंडल बनता है। जैसे कि प्रतिनिधि सभा में 435 और सीनेट में 100, तो कुल मिलाकर हो गए 535। तो 535 सदस्यों का एक निर्वाचक मंडल तैयार किया जाएगा। उसका कार्य है केवल राष्ट्रपति का निर्वाचन करना। जैसे ही राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है, मतदान हो जाता है, उसके बाद ही ये निर्वाचक मंडल जो है डिसॉल्व हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व नहीं रहता है। उसका काम केवल राष्ट्रपति के लिए मतदान करना होता है। तो ये तो हमने देखा है इसके निर्वाचन की प्रक्रिया। अब हम देखते हैं इसके चरण की क्या चरण होते हैं जबकि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो सबसे पहला चरण होता है प्रत्याशियों का मनोनयन, यानी प्रत्याशी कौन कौन खड़े होंगे। तो जुलाई या अगस्त में मनोनयन किया जाता है और राजनीतिक दल जो हैं वहाँ पर मुख्यतः दो ही राजनीतिक दल हैं, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी है और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। इन दोनों राजनीतिक दलों का अलग अलग राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए प्रत्याशियों का मनोनयन किया जाता है और ये ध्यान रखा जाता है, प्रत्येक राजनीतिक दल ये ध्यान में रखता है कि जिस राज्य से जहां मत संख्या अधिक हो वहीं से वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए खड़ा करते हैं। पहले ये हुआ करता था, क्योंकि परंपरा ये थी शुरू में कि एक ही निर्वाचन होता था, जो प्रथम स्थान पर रहता था वह राष्ट्रपति और दूसरे स्थान पर जो रहता था, जिसको दूसरे स्थान पर जो मत प्राप्त होते थे उसको उपराष्ट्रपति बना। लेकिन बाद में 12वें संशोधन किया गया 1880 में, उसके बाद से अलग अलग इनका निर्वाचन किया जाता है, वोट डलते हैं अलग अलग। अब बात आती है कि इसमें वैसे तो कोई योग्यता इन्होंने रखी नहीं है, योग्यता बहुत कम है, सामान्य है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अधिकांश जो धनिक व्यक्ति होते हैं वही राष्ट्रपति बनते हैं, व्यक्ति खड़ा होता है। प्रोटेस्टेंट धर्म के होते हैं, बस कैनेडी एक अपवाद थे जो कि रोमन कैथोलिक के थे। यहाँ पर एक परंपरा और डेवलप हुई कि एक जो राष्ट्रपति है वह विधि में स्नातक भी होता है। लेकिन अब हम देखते हैं जो अभी डोनाल्ड ट्रंप थे वो विधि में स्नातक, एक व्यवसायी थे
और उसके बावजूद वो राष्ट्रपति बने। तो इसलिए वहाँ पर ऐसी कोई परंपरा नहीं है, परंपरा को तोड़ा भी जा सके, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र है, अध्यक्षात्मक शासन है। फिर आती है प्रचार अभियान। दूसरा चरण है प्रचार अभियान। प्रचार अभियान यहाँ पर बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जाता है। इसमें काफ़ी बड़े बड़े कट में इनके पूरे देश में, पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। और जितने भी प्रचार के साधन हैं, न्यूज़पेपर हैं, जितने भी प्रचार के मीडिया है, उन सब में इनका पूरा प्रचार प्रसार होता है कि कौन कौन खड़ा हो रहा है, उसका क्या व्यक्तित्व है, कितनी उसकी क्या नीति है, अगर वो राष्ट्रपति बनता है तो उसके दूसरे देशों के साथ क्या संबंध स्थापित होंगे, इन सब के बारे में बहुत प्रचार प्रसार किया जाता है। और इतना ऐसा प्रचार प्रसार किया जाता है कि हर व्यक्ति के दिमाग में उसकी छवि बन जाती है। तो इस प्रकार प्रचार अभियान पर ऐसे संविधान निर्माताओं ने तो नहीं इसकी कल्पना की थी, लेकिन अब इसका स्वरूप चेंज हो गया। तो प्रचार अभियान बहुत जोर शोर से होता है। तीसरा जो उसका चरण है वो है निर्वाचक मंडल का निर्वाचन। निर्वाचक मंडल का निर्वाचन, ये हमें आपको बताया कि यहाँ पर जो निर्वाचक मंडल में जो सदस्य हैं वो 18 वर्ष के होने चाहिए उनकी कमाई। और दूसरी होती है कि 30 दिन का वो जिस क्षेत्र से वो खड़ा हो रहा है वो 30 दिन का वहाँ का निवासी होना चाहिए। नवंबर के प्रथम मंगलवार को इसका निर्वाचन होता है। ये निर्वाचक मंडल तैयार होता है और इसमें निर्वाचन होता है, जनता भाग लेती, मतदान करती है और निर्वाचक मंडल तैयार होता है। ये निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य होंगे, ये आपको पहले बताया कि 535 होते हैं, प्लस 3 कोलंबिया प्रांत के होते हैं तो 538 हो गए। 435 प्रतिनिधि सदन के, 300 सीनेट के और 3 कोलंबिया प्रांत के, तो 538 सदस्यों का एक निर्वाचक मंडल तैयार होता है, जो नवंबर के प्रथम मंगलवार को इनका निर्वाचन किया जाता है। ये जो निर्वाचक मंडल है यह दिसंबर के 5 सप्ताह बाद दिसंबर के दूसरे बुधवार को अपने अपने राज्य की राजधानी में पहुंचते हैं और वहां पर मतदान करते हैं राष्ट्रपति के लिए, और उसके बाद ही उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो निर्वाचक मंडल का कार्यकाल बहुत अल्प समय के लिए होता है। तो ये तो हमने देखा निर्वाचक मंडल का निर्वाचन। अब आते हैं मतगणना और परिणाम। मतगणना और परिणाम, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चुनाव निर्वाचन इसकी जो मतगणना, सारे जो मत हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, देश की राजधानी में पहुँचते हैं और वहाँ पर उनकी मतगणना की जाती है। 6 जनवरी को सीनेट का अस्थायी अध्यक्ष दोनों सदनों के समक्ष उनके मतदान को उनको लिफाफों को खोलता है और उसकी मतगणना की जाती है। यहाँ पर अगर किसी भी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो प्रतिनिधि सभा सीनेट के पास अपना एक सदस्य का नाम भेज देते हैं, और यदि इसी प्रकार उसकी जो गणना है और उनके मतों की जो गणना है वो होती है एक राज्य और एक मत के आधार पर उसकी गणना की जाती है। और यदि उपराष्ट्रपति को नहीं मिलता स्पष्ट बहुमत तो सीनेट प्रतिनिधि सभा के पास भेजती है। इस प्रकार जनवरी में इसके अधिवेशन की घोषणा कर दी जाती है। फिर आता है 5वां जो चरण है वो है शपथ और शपथ। पहले यहाँ पर जो 4 मार्च को शपथ ली जाती थी राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया, 20वां संशोधन 1933 में किया गया और उसके आधार पर 20 जनवरी को अब जो शपथ है वो राष्ट्रपति लेता है। और इस प्रकार यदि इस बीच अगर राष्ट्रपति की अयोग्यता सिद्ध कर दी जाती है, अयोग्य या उस पर कोई आरोप लगा दिए जाते हैं, तो जब तक वो स्पष्ट नहीं होता तब तक उपराष्ट्रपति उसका कार्यकाल करता है। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के जो शपथ है वो कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसकी शपथ दिलाता है। तो ये तो हमने देखे राष्ट्रपति का चुनाव। अब हम इसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।